ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये किया था लास्ट तक, we did the cardiac cycle. So any doubt in cardiac cycle? आप लोगों ने खुद से पढ़ा ही एक बार cardiac cycle? आप लोगों ने खुद से पढ़ा इसको एक बार? Do you have any doubt in cardiac cycle? Do you want a revision or should we move to the next? We'll finish this chapter and we'll be starting with excretion tomorrow. We'll be starting with excretion tomorrow and I hope we can finish it in 3 days. So any next 2 days and the first week of next. अब what we are planning is next week ना, जो next week होगा entirely it will be bio because your PCM is I think over. So maximum classes will be there of bio. So we can finish it in like 2 weeks, 2 weeks minimum हम लेंगे and we will finish all the remaining chapters. ठीक है? So I hope there is no doubt in this cardiac cycle. अगर होता तो आप लोग पूछ लेते, अगर जिनको डाउट नहीं आ रहा that means maybe उन्होंने पढ़ा नहीं है. So that is one thing. So उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. It's not my hand. जबरदस्ती तो पढ़ाएंगे नहीं हम. ठीक है. So cardiac cycle, I hope it is clear. So today we will be studying about the ECG. हाँ, we'll be studying the ECG. ECG सबने देखा होगा मूवी में जो लाइन चलती है, ग्राफ चलता है, वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है, मतलब बंदा ऊपर भगवान के पास. वो लाइन सबने देखी होगी, सबको याद होगी. दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG. करेक्ट? ECG इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो व्हाट इज दैट? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कैसी होती है हार्ट के वॉल के ऊपर, वो ये ग्राफ शो करता है. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी हुई, जैसे देखो एसए नोड जो हमारी होती है, आपने अगर मैं एक क्विक रिवीजन देना चाहूँ तो ये देखो 2-3 चीजें होती है जो कंडक्शन करती है वॉल के ऊपर. तो स्टार्टिंग विद एसए नोड, इम्पल्स जनरेट करता है एसए नोड. एसए नोड से वो जाती है एवी नोड के पास. एसए नोड यही डायग्राम में दिखा देता हूँ. अरे हाँ, एसए नोड था. एसए नोड से वो जाता है एवी नोड से. एवी नोड से फिर अपना ये बंडल ऑफ हिस्से होते हुए परकिंजिन फाइबर से पूरे हार्ट को कवर कर लेता है. तो ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है. और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है यही व्हाट यू से, तो इट हैज अ पोलैरिटी. यानी नेगेटिव पॉजिटिव साइंस एंड नेगेटिव साइंस होते हैं वॉल के ऊपर वॉल के नीचे. सो जैसे ही वही पॉजिटिव नेगेटिव साइन बिकॉज इट हैज अ पोलैरिटी वो मूव करते हैं. तो यही जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होता है वॉल के हार्ट के वॉल के ऊपर, इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो होता क्या है, देखो बहुत ही बेसिक चीज है, ज्यादा डिटेल में तो हमें इसको भी करना नहीं है. दिस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द हार्ट, कि हार्ट पे भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे चल रही है. सो देखो, अगर नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन होना तो हार्ट की वॉल पे देखोगे आउटर साइड पे पॉजिटिव साइन पॉजिटिव रहेगा एंड इनर साइड पे नेगेटिव रहेगा चार्जेस. ठीक है, चार्जेस की बात चल रही है. आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इनर साइड पे इलेक्ट्रिकल चार्ज. ये नॉर्मल रिलैक्स्ड कंडीशन में होगा. तो इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन. ठीक है, पोलराइज्ड कंडीशन मींस इट इज रिलैक्स्ड नाउ. जो वो है हमारे मसल्स हैं हार्ट के, वो रिलैक्स्ड है. दे आर नॉट इनटू कॉन्ट्रैक्शन और एनीथिंग, दे आर जस्ट रिलैक्स्ड. होता क्या है देखो, बिकॉज अब मान लो फिर यहाँ पे है ये एसए नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो एसए नोड अभी क्या करेगी, साइनोएट्रियल नोड है. अगर आपको नहीं पता एसए नोड क्या है, तो साइनोएट्रियल नोड जो इम्पल्स जनरेट करती है, और यही इम्पल्स मसल्स को बोलते हैं कि नाउ यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट और नाउ यू हैव टू रिलैक्स. इसी की वजह से एक रिदम जनरेट होता है जो आपका हार्ट को कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है. तो ये एसए नोड एक जब इम्पल्स जनरेट करेगी, एक स्टिमुलस जनरेट करेगी, तो होगा क्या देखो, फिर होता है कॉन्ट्रैक्शन. कैसे देखो, ये जो देखो इस पॉइंट पे हमें देखना है सिर्फ थर्ड वाले सिग्नल पे, यानी इसे हमें इस कंडीशन को हमें नोट में रखना है. देखो ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, सेम है, ये पोलराइज कंडीशन है. अब होगा डीपोलराइज कंडीशन. इसमें क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे एक स्टिमुलस ने आके एक्ट किया, यहाँ पे एक स्टिमुलस ने आके एक्ट किया, तो होगा क्या, ये चार्जेस हो जाते हैं इंटरचेंज. ये पॉजिटिव चला जाता है उधर ही और ये नेगेटिव चला जाता है इधर. तो ये होने की वजह से, ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ स्टिमुलस की वजह से. बिकॉज एक स्टिमुलस आया, उसके वजह से ये चीज हुई. पॉजिटिव साइन इधर चला गया, नेगेटिव साइन इधर चला गया. तो इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज्ड. सो अभी ये जो साइन होगा वॉल के ऊपर ना, यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन, ओनली दिस पर्टिकुलर पार्ट.
यहाँ पर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। और ये होता क्या है, दिस चार्ज कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द वॉल। ये चार्ज ऐसे फॉरवर्ड फॉरवर्ड मूव करता रहेगा, ऐसे आगे 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 ऐसे चलता रहेगा। तो जहां जहां ये ऐसे ऐसे साइन जाएगा वहां वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, समझ रहे हो। एक है पोलराइज स्टेट, अगर ऊपर पॉजिटिव है अंदर की तरफ नेगेटिव है, पोलराइज स्टेट है, हार्ट के जो वॉल्स हैं एकदम रिलैक्स्ड है। बट जैसे ही ये डीपोलराइज हो जाता है, कुछ पॉजिटिव ऊपर कुछ नेगेटिव अंदर, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा हो जाता है, मतलब आधे पॉजिटिव ऊपर आधे नेगेटिव नीचे। तो ऐसा जब सीन आ जाता है कि ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव बाहर भी है और अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज। और डीपोलराइज कंडीशन जहां भी आ जाती है वहां पर हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही डीपोलराइज कंडीशन आ जाती है वहां पर हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा देखो, सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं ये एरिया को। होगा क्या है, ये चार्ज मूव कर जाएगा फॉरवर्ड, जैसे ये चार्ज है मूव कर जाएगा फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव मूव कर गया आगे, तो ये नेगेटिव आगे देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव मूव कर गया आगे, तो ये देखो ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। तो अब ये कंडीशन हो गई, अब ये कंडीशन आ गई। अब जो नॉर्मल हमने, क्योंकि इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, हमने कंसिडर किसको करना है, इसको हम एक की पॉइंट को लेके चल रहे हैं। हमारा ये था, देखो ये वाला, और अगर मैं सेकंड वाले में ड्रॉ करूं तो ये वाला, दिस वाज द वन जिससे हमने स्टार्ट किया। ये थी पोलराइज कंडीशन उसकी, ये थी डीपोलराइज कंडीशन उसकी। अब होता क्या है, ये चार्ज पॉजिटिव आगे चला जाएगा, क्योंकि ये चार्ज मूव करता रहता है, ये आगे चलता रहता है ना। तभी तो पूरी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, एक ही जगह पे कॉन्ट्रैक्शन होने के से कोई फायदा तो होने नहीं वाला है, तो पूरी वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें। ओके, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन आगे चला जाएगा, ये नेगेटिव साइन आगे चला जाएगा, और ये पॉजिटिव साइन इधर चला जाएगा। तो होगा क्या, देखो ये जो पीछे वाली जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, वहां पर अगेन कौन सी कंडीशन आ गई, देखो वहां पे अगेन कंडीशन आ गई यही सेम जो ऊपर थी, है ना। तो इसीलिए इस कंडीशन को कौन सा वापस आ जाएगी कंडीशन, रिलैक्स कंडीशन आ जाएगी उस जगह पे। क्यों, बिकॉज वहां पर अभी साइन कौन से हो गए हैं, वहां पे हो गए साइन नॉर्मल, आउटर साइड पे पॉजिटिव, अंदर साइड पे नेगेटिव। तो ये कंडीशन तो पोलराइज्ड कंडीशन है, तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। इसको हम पोलराइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम रीपोलराइजेशन बोलेंगे, बिकॉज पहले ये पोलराइज था, फिर ये डिपोलराइज्ड हुआ, फिर ये अगेन रिपोलराइज्ड हुआ। अब रिपोलराइजेशन में क्या होगा, अगेन रिलैक्शन हो जाएगा, बिकॉज आउटर साइड पॉजिटिव है, इनर साइड पे नेगेटिव है। या अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव अगला जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, ये हो जाएगा क्या, ये हो गया डीपोलराइज्ड अभी। अब ये वाला पार्ट हो गया डीपोलराइज्ड। अब ये क्या करेगा, इस ये चार्ज फिर से आगे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा पोलराइज्ड, समझ रहे हो। फिर ये आगे से ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हो जाएगा डीपोलराइज्ड, फिर ये चार्ज आगे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर ये अगेन वापस हो जाएगा रिपोलराइज। तो ये कंडीशन चलती रहती है, माने पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, ये कंटिन्यूस कंडीशन है, ये सारी चीजें होती रहती है। तो यही जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो चीज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है चार्जेस ऑन द वॉल ऑफ योर हार्ट, ऑन दी वॉल ऑफ योर हार्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। इसमें हमें क्या करना होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से को हम रीड करके हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। वही शो करता है कौन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, वो हार्ट के वॉल पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कैसी हो रही है, हार्ट के वॉल पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कौन सी हो रही है, वो है पॉइंट। ठीक है, this is the electrical activity that happens on the wall of the heart which is recorded by ECG। अब होता क्या है, ECG को रिप्रेजेंट, हमें इंटरप्रिटेशन देखना है कि ECG क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये देखो यूजुअली अगर आप देखोगे ना, तो ये PQRST वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें से अगर आप कंसिडर करोगे तो P वेव, R and T पॉइंट्स आर अबव द बेस लाइन, एंड Q and S आर बिलो द बेस लाइन, यानी नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में PQRS आता पॉजिटिव पल्सेस। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले अगर देखो इन जनरल हमें सिर्फ इसका डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, ओवरव्यू ही लेना है। देखो पी वेव होता है नथिंग बट जनरेशन ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम SA नोड। ठीक है, आप सबको ये पता है स्टिमुलस कौन इनिशिएट करता है, सबसे पहले स्टिमुलस कहाँ से निकलता है, स्टिमुलस या इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है, बताओ मुझे, इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है हार्ट में। आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन से नो, एंड इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर सबको नहीं पता है तो।
आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर, अगर नहीं पता है तो प्लीज पूछ लो। इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है हार्ट में? ये सिंपल चीज है ना यार, एसए नोड से जनरेट होगी, हमने अभी तो किया था, ये कल ही तो किया है, एसए नोड से जनरेट होगी। एसए नोड से जनरेट होगी, फिर वो एवी नोड पे आएगी और फिर वो नीचे जाएगी, तभी तो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर जिसको पहले का नहीं याद है तो यार दैट इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने पढ़ाया है तो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। अब आप जाके वो प्रीवियस वीडियो देखो एंड रिवाइज करो, और एल्स आई विल शेयर दिस पीडीएफ, वहाँ पे ये शेयर कर दूंगा आज। इफ आई फॉरगॉट टू शेयर दिस फाइल, प्लीज गिव मी अ रिमाइंडर, मैं ये भेज दूंगा तो इससे पढ़ लेना, एक और बार आपको याद आ जाएगा। देखो, स्टार्ट होता है पी वेव से, जनरेशन ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम एसए नोड। एसए नोड एक इंपल्स जनरेट करती है, एसए नोड एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है, जो पूरी वॉल के, हार्ट के वॉल के ऊपर से जाएगा, हार्ट के वॉल के ऊपर से जाएगा और वहां पे क्या करेगा, उस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। होता क्या है, देखो, पी वेव जनरेशन ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम एसए नोड, ठीक है। अब पी से क्यू जो देखते हो, पी से क्यू ये जो डिस्टेंस है, पी इज दिस टॉप रीजन ना, पी, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पी इज नॉट द एंटायर वेव, दिस इज जस्ट द डॉट। तो पी से लेके क्यू ये जो रीजन है, ये वाला पार्ट, पी से क्यू ये वाला पार्ट, पी क्यू इंटरवल को बोलते हैं। दिस इज द टाइम फ्रेम वेयर जो इम्पल्स है वो ट्रेवल कर रही है। ट्रेवल करके इम्पल्स कहाँ जाती है, चलो मुझे ये भी बताओ सबसे पहले, एसए नोड से इम्पल्स ट्रेवल करके कहाँ पर जाएगी, लेट मी नो। एसए से, एसए नोड से इम्पल्स ट्रेवल करके कहाँ जाती है? ओके चलो, अगर मैं तुम्हें डायग्राम भी खोल के दिखा दूँ तो भी आंसर कर दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब देख लो, एसए नोड से, एसए नोड से सिग्नल इम्पल्स जनरेट होके, वो इम्पल्स, वो जनरेटेड इम्पल्स को कौन कौन पकड़ता है उसके बाद? आई गॉट एन आंसर फ्रॉम आकांक्षा विच इज करेक्ट। एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? नो। देखो, सिंपल लॉजिक है यार, सिंपल लॉजिक है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ऐसे नोड है, ये एक नोडल रीजन होता है ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट, ये इम्पल्स को इनिशिएट करता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है। ये इम्पल्स होती हुए सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है इसको? एवी नोड एक्सेप्ट करता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड, एवी, एवी नोड उसको एक्सेप्ट करके थ्रू बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स पूरे हार्ट के नीचे वाले सेक्शन में, नीचे वाले यानी वेंट्रिकुलर सेक्शन में, ऑरिको वेंट्रिकुलर नोड पूरे हार्ट के वेंट्रिकुलर सेक्शन में ये पूरे इंपल्स को भेजता है। सिंपल लॉजिक। तो देखो, अब पी क्यू क्या है, पी क्यू इज जस्ट द टाइम इंटरवल है ना, पी क्यू इट शोज दी, इट आल्सो शोज ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल। इसमें ऑरिकल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ऑरिकल की बात चल रही है, ऑरिकल इज नथिंग बट योर एट्रियम, ठीक है, ये भी याद रखना, ऑरिकल एट्रियम एक ही चीज होती है। ऊपर वाले दो चेंबर जो होते हैं उनको ऑरिकल और एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पी क्यू क्या शो कर रहा है, पी क्यू इंटरवल है, ये जो डिस्टेंस है पी से लेके क्यू तक, ये डिस्टेंस क्या शो कर रहा है कि भाई इसमें इम्पल्स ट्रेवल कर रही है, इसमें इम्पल्स ट्रेवल कर रही है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड। और ड्यूरिंग दिस टाइम हो क्या रहा है, जो ऊपर का ऑरिकुलर है, ऑरिकुलर इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो आई होप ये पी क्यू वाला चीज आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, उसके बाद एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। देखो, क्यू ये रहा नीचे, क्यू आर एन एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, नथिंग बट, अब देखो पी से क्यू, मैंने आपको बोला है ऐसे नोड ट्रेवल करती है, किसके पास जाएगी, एवी नोड के पास। अब देखो, एवी नोड ने क्या किया, एवी नोड रिसीव्स द स्टिमुलस फ्रॉम एसए नोड, करेक्ट। एवी नोड रिसीव्स द स्टिमुलस फ्रॉम एसए नोड, करेक्ट। एवी नोड रिसीव्स द स्टिमुलस फ्रॉम एसए नोड, ठीक है, ये हो गया। तो इसने एवी एवी ने ये किया सबसे पहले। तो इसमें क्या करता है, क्यू आर जो रीजन है, क्यू आर, क्यू से लेके आर तक, मतलब ऐसे ऊपर नहीं जाओ, हम ग्राफ देख रहे हैं तो हमें मतलब क्यू से लेके यहाँ ये डिस्टेंस, क्यू से लेके आर तक, ये डिस्टेंस जो मैंने क्यू आर लिखा हुआ है, ये रीजन क्या शो करता है, एवी नोड सेंड स्टिमुलस फर्दर। अब एवी नोड क्या करती है, एवी नोड एक्सेप्ट करती है वो स्टिमुलस और उसको फर्दर देती है, आगे देती है।
है ना, बिकॉज अभी ऑरिकल ये एट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, बट अभी वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आ जाता है, एवी नोड के पास आ जाता है ना, तो हमारा जो ये है एसए नोड है, हमारा जो एट्रियम रीजन है, ये चला जाता है रिलैक्सेशन, बिकॉज उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो 0.1 0.3 सेकेंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके बाद वो अगेन रिलैक्सेशन में आ जाता है। अब क्या हो गया, जो इम्पल्स जनरेट हुई थी वो इम्पल्स कहाँ पहुंच गई, एवी नोड के पास। एवी नोड ने उसे रिसीव किया सिग्नल एसए नोड से, स्टिमुलस। फिर क्यू आर जो रीजन है वो शो करता है कि एवी नोड फर्दर सेंड करती है स्टिमुलस को। एवी नोड ने जो एक्सेप्ट किया, एवी नोड क्या करेगी, खुद के पास तो रखेगी नहीं, अभी तक तो वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट जब ही हो पाएगा ना, जब सिग्नल पहुंचेगा उसके मसल्स के पास कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो एवी नोड क्या करती है, स्टिमुलस को फर्दर भेजती है, भाई तुम आगे और जाओ। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये सिग्नल आगे चलता है, जब हम देखते हैं आर एस रीजन, मैंने यहाँ से लेके, मैं अगर इसे मिटा दूं, अगर हम इसे ये कर दें ग्रीन, तो आर से लेके एस रीजन तक, यानी ये रीजन तक, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस दो, ये वाला पार्ट, आर से लेके एस तक, ये वाला रीजन, एंड एस से लेके टी तक, या मिड तक, मतलब मिड तक, नॉट द एंड, मिड तक, टी रीजन यही है सिर्फ। आर से लेके आर एस इंटरवल एंड एस टी इंटरवल शोज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज अब स्टिमुलस कहाँ पहुंच गया, क्यू आर ने क्या किया, क्यू आर ने एवी नोड से स्टिमुलस फर्दर भेज दिया। फिर स्टिमुलस जैसे ही आगे पहुंचेगा, तो स्टिमुलस किस चीज के लिए आया है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए आया है ना, स्टिमुलस स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही आया है। तो अब जैसे ही ये स्टिमुलस आएगा, तो हमारा आर एस इंटरवल और एस टी इंटरवल ये शो करेगा क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, जो वेंट्रिकल है अभी, जैसे हमारा अगर ये हार्ट था नीचे वाला, ओ ये हार्ट ऐसा नहीं था, बट मान लो ऐसा था, ऊपर के दो चेंबर होते हैं एट्रियम, नीचे के दो चेंबर होते हैं अपने वेंट्रिकल। तो अब ये वेंट्रिकल दोनों है, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज सिग्नल देखो जनरेट हुआ यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे आया, एसए नोड से आया एवी नोड पे, ये रहा एवी नोड से बंडल बस से होते हुए परकिंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकुलर सेक्शन में वो सारी वेन्स से चली गई। फिर जैसे ही सिग्नल यहाँ पर आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो आरएसओ कॉन्ट्रैक्शन। और टी पॉइंट जो है, टी के बाद टी वेव, जो फाइनली टी वेव होती है लास्ट वाली, ये टी वेव शोज नथिंग बट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.3 सेकंड्स के लिए वो रहता है, 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन रहता है, फिर वो रिलैक्शन में चले जाता है। उसके बाद आपने देखा ही था वो, उसके बाद सारे जो चारों चेंबर होते हैं, फॉर सम टाइम दे रिमेन इन द कॉन्ट्रैक्शन स्टेज, दे रिमेन इन रिलैक्सेशन स्टेज, है ना। जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं जिसको, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल आई थिंक, हाँ ये रहा, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। ऑल कंपार्टमेंट्स आर रिलैक्स्ड एट दैट टाइम। तो वो रिप्रेजेंट करता है टी वेव, है ना। टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। देखो ना, एकदम सरफेस पे आके फ्लैट हो जाता है, यहाँ पे आके गिर जाता है ऐसे। फर्दर से फिर वापस से पी वेव जनरेट होगी, फिर ये है ये, तो ऐसे ही ईसीजी चलता रहता है। इज दिस क्लियर, ये चीज समझ में आई आपको? क्लियर है? प्लीज एटलीस्ट एवरीवन इतनी मशक्कत तो कर लो कि एक वन टाइप करने में कोई एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होती है, सो दैट आई गेट टू नो कि ठीक है यार, अब एटलीस्ट समझ नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट यू ऑल आर लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग। रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये लगता है कि ये लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं। इट्स ओके, नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट देख लेना इस वीडियो को, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम में कैच करना इज नॉट एन ईजी थिंग। आप कर पा रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट गिव सम रिस्पॉन्स। मुझे भी स्टिमुलस चाहिए होता है, मुझे भी सिग्नल्स चाहिए होते हैं कि हाँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। I think this was the major important topic for this. हाँ, one thing is also मैंने पोर्टल सिस्टम, मैंने आपको बताया कि एक बार पोर्टल सिस्टम, आई थिंक हमने किया है ये चीज, पोर्टल सिस्टम। डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर पोर्टल सिस्टम? ओके चलो कोई बात नहीं है, हम फिर से पढ़ा देंगे। पोर्टल सिस्टम एंड पोर्टल सर्कुलेशन भी एक और चीज होती है, एक और टॉपिक होता है जिसमें हम करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल। देखो, नॉर्मल अगर सर्कुलेशन हम देखते हैं, नॉर्मल सर्कुलेशन हम देखते हैं कैसे होता है। देखो ये रहा हार्ट,
हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया थ्रू आर्टरी, वो आर्टरी से होता हुआ एक ऑर्गन के पास जाएगा, उसके बाद कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा ना, आर्टरीज फाइन 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 होते होते बहुत सारी माइन्यूट कैपिलरीज में टर्न हो जाएगी, और ये रहा ऑर्गन। ऑर्गन क्या करेगा, यहाँ से कैपिलरी से ऑक्सीजन ले लेगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भर देगा, फिर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता हुआ वेन से वापस चला जाएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर वो चला जाएगा अपना लंग्स में। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल थिंग, ये ऐसे होता है, दिस इज द नॉर्मल सर्कुलेशन। नॉर्मल सर्कुलेशन समझ में आया सबको? नॉर्मल सर्कुलेशन तो अभी तक आ गया होगा ना, पिछले कितने दिनों से हम यही चैप्टर कर रहे हैं। नॉर्मल सर्कुलेशन समझ में आया, ऐसा होता है नॉर्मल सर्कुलेशन, यस और नो? इज इट क्लियर नॉर्मल सर्कुलेशन? ओके, नॉर्मल सर्कुलेशन अगर आपने देख लिया तो अभी हम देखेंगे व्हाट हैपेंस इन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो इसमें कुछ नहीं होता, देखो पोर्टल सिस्टम इज पोर्टल सिस्टम, आई विल एक्सप्लेन यू पोर्टल सिस्टम, और जो नाम इसके आगे जुड़ जाता है ना, दैट इज द इंटरमीडिएटरी ऑर्गन, दैट इज द इंटरमीडिएटरी ऑर्गन। आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट व्हाट हैपेंस। तो अगर हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सबने नाम सुना होगा, बट हाइपोफेशियल सिस्टम किसी ने नहीं सुना होगा, हाइपोफेशियल सिस्टम। तो ये भी एक सिस्टम होता है, बट इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज मोर देन इनफ। ठीक है, हेपेटिक इज नथिंग बट एसोसिएटेड, समथिंग एसोसिएटेड विद लिवर। ठीक है, लिवर से ही एसोसिएटेड, जैसे कार्डियक है, कार्डियक इज द वर्ड व्हिच इज एसोसिएटेड विद हार्ट ना, तो वैसे हेपेटिक जो वर्ड आ जाता है दैट इज एसोसिएटेड विद लिवर। ओके, सिंपल थिंग, दैट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, लिवर। अब देखो होता क्या है, ये रहा हार्ट। ठीक है, हार्ट ने ब्लड पंप किया किसके लिए, और इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है, हार्ट से ब्लड गया इंटेस्टाइन में, अब क्या होगा, इंटेस्टाइन क्या करती है, ऑब्जॉर्प्शन करती है फूड का। अब क्या इंटेस्टाइन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अब अब्जॉर्ब फूड भी ब्लड के अंदर डाल देगी, यस और नो? अब्जॉर्ब फूड भी ब्लड के अंदर ही एंटर करेगा ना, ब्लड ही तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट जगह, ब्लड ही लीवर के पास लेके जाएगा, वहां पे उसका क्या होगा, वहां पे उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड एवरीथिंग, वो सब चीजें होंगी ना। तो वो फिर कैसे कौन करता है, ये करता है लिवर करता है। होता क्या देखो, और ये है और इंटेस्टाइन है ये और ऑर्गन। ठीक है, इंटेस्टाइन ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया और इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको वापस कर दिया, अलॉन्ग विद दैट उसने अब्सॉर्ब फूड मटेरियल भी दे दिया कि सारा खाना इंटेस्टाइन को थोड़ी रखना है भाई, पूरी बॉडी में भेजना है ना। तो वो इसके पास आ गया, किसके पास, इसी के अंदर आ गया। अब क्या होगा देखो, नॉर्मल सर्कुलेशन होता तो यहाँ से ये वाला ब्लड डायरेक्ट जाना चाहिए था हार्ट में, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट चले जाता हार्ट में, बट ऐसा हुआ तो होता नहीं, बिकॉज यार अब्सॉर्ब फूड मटेरियल को हार्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब्सॉर्ब फूड मटेरियल को हार्ट में जाके जरूरत नहीं है, उसको जाना चाहिए लिवर में, जहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो लिवर में प्रेजेंट है, वो लिवर में प्रेजेंट है। ठीक है, लिवर के पास है वो सारी चीजें, जब फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल जो इनिशिएट करेगा। तो होता कैसे है, नॉर्मल सर्कुलेशन होता ना तो ये कैपिलरीज अगेन वेन्स बन जाती है और ये वेन डायरेक्ट हार्ट में चला जाता, बट अभी इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में देयर इज अ वेन व्हिच कम्स व्हिच इज कॉल्ड एज हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन क्या करेगी, हेपेटिक वेन पहले इस ब्लड को लेगी और पहले लिवर के पास जाएगी। लिवर के पास क्या होगा, अब्सॉर्ब फूड मटेरियल अनलोड होगा, लिवर के पास अब्सॉर्ब फूड मटेरियल अनलोड होगा। अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पहुंचा देंगे कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से कन्वर्ट होते हैं, किसी भी ऑर्गन के पास जाएगा तो वहां पे वो कैपिलरीज मिलेगी। ठीक है, क्योंकि तभी उसमें डिफ्यूजन हो पाएगा। फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा डायरेक्ट हार्ट में। अब इसमें हुआ क्या, एक इंटरमीडिएटरी ऑर्गन जुड़ गया, एक इंटरमीडिएटरी ऑर्गन जुड़ गया, ऑर्गन, एंड उस ऑर्गन ने ब्लड के अंदर कोई ना कोई अपना सामान डाल दिया, उस ऑर्गन ने ब्लड के अंदर कोई ना कोई सामान डाल दिया, उस सामान की हार्ट को जरूरत नहीं है, हार्ट उस सामान को हार्ट को कोई जरूरत नहीं है, बट किसी और ऑर्गन को जरूरत है, जैसे फूड अब्सॉर्ब्ड है, अब लिवर को जरूरत है, तो वो जो लिवर के पास जो खाना लेके जाएगा, दैट वेन इज कॉल्ड एज योर हेपेटिक पोर्टल वेन, that is called as hepatic portal vein. अब hepatic is associated with liver, portal is the vein, इस नेम को, उस वेन को बोलते हैं पोर्टल वेन। ठीक है, और पोर्टल वेन भी दो टाइप की होती है, वन इज जो कलेक्टिंग पोर्टल वेन एंड वन इज जो डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टल वेन। सो यहाँ से जिसने कलेक्ट किया ना ये ब्लड को, दिस इज कलेक्टिंग पोर्टल वेन, और यहाँ से जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टल वेन, दो टाइप में होती है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गन बीच में आ गया, इसका जिसने जो भी अपनी चीजें थी, अपना प्रोडक्ट था, उसने ब्लड के अंदर डाला, वो हार्ट को देना नहीं है, किसी और ऑर्गन को देना है, तो वो किसी और ऑर्गन के पास कैसे पहुंचेगा, थ्रू
द पोर्टल वेन, ठीक है, पोर्टल वेन। आई बात समझ में? तो ऐसे ही अब देखो, बिकॉज ये लिवर के पास जाना था इसलिए इसका नाम दे दिया हेपेटिक पोर्टल वेन। अगर हाइपोथैलेमस के पास जाना है तो उसको बोलते हैं हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल सिस्टम है, जिसको इन डेप्थ करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पोर्टल सिस्टम अंडरस्टैंड करना था, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन। एंड जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो हमें जितनी भी सर्कुलेशन होती हैं बॉडी में उसकी जानकारी होनी चाहिए। इट क्लियर? इज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्लियर? ऐसे ही होते हैं ये हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम भी यही होता है। हार्ट से निकल के ब्लड पहले हाइपोथैलेमस में जाएगा, फिर वो कहीं और जाएगा। तो इट इज नथिंग। तो जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ जाता है, इंटरमीडिएट ऑर्गन आ जाता है, उसका नाम इन्वॉल्व हो जाता है। I hope this is clear. Okay, then now we are just left with disorders, I think. Yeah. Yes, only 2 slides. We'll do this 2 slides just to the discontinuity should not hamper. So I have kept it this much only for today. Then tomorrow we'll start with this the excretion, and we will try कि हम excretion जल्दी से खत्म करें, because we are left with 4 more chapters ना। excretion है, locomotion है, excretion what happened, excretion मैम ने start किया कुछ, कितना पढ़ाया? Do you want a continuous like to continue from where ma'am left, or you want me to start from the start? What happened? How was ma'am's class? मुझे किसी ने कोई वो ही नहीं दिया, अपडेट ही नहीं किया। It was a very short class. Okay. Okay. ठीक है, no issues. We'll start it from the start then. Okay. कोई इशू नहीं, तो I will start. We will finish the chapter. ये टेक्निकल डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी, कोई इशू नहीं है। we will start with excretion then. excretion के बाद वाले चैप्टर सिंपल है, locomotion सिंपल है, chemical coordination is also simple, just that one न्यूरल कंट्रोल वो थोड़ा सा है, उसको भी हम कर लेंगे। लेकिन व्हाट आई हैव प्लान किया, नेक्स्ट वीक हमें अगर पूरा मिल जाए ना, हाँ बायोमोलिक्यूल्स अगेन इट इज लेफ्ट। बायोमोलिक्यूल्स आई विल व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ प्रॉपर नोट्स, आई विल गिव इट टू यू। आप पढ़ो, उसको नहीं समझ में आता है एंड इफ वी हैव टाइम देन हम उसको करेंगे, ठीक है। आई विल मेक द एंटायर शीट्स इन अ वेरी गुड वे। अब वो शीट को एक बार पढ़ो, अगर कुछ समझ नहीं आता है देन यू कैन आस्क, बट अगर बहुत लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है देन वी विल डू दैट क्लास, ठीक है। Otherwise, our main priority is last 4 chapters. Biomolecules doesn't not have that much weightage as well than this particular unit. ठीक है? I will give you the handouts, but don't worry. Biomolecules का आपको handout जरूर मिल जाएगा. We have planned कि next week ना every day we will take 2-2 hour class, like Monday to Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 5 days, 2-2 hours, 10-hour class. 10 hour में we can finish the remaining chapter. अगर 10 घंटे में नहीं हुआ तो तो 10 घंटे में 2 तो हो ही जाएंगे। 2 घंटे में मतलब मंडे ट्यूसडे में 1 चैप्टर 4 घंटे में, वेडनेसडे थर्सडे में 1 और फ्राइडे में 1। मतलब नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वीक में वी विल फिनिश। मतलब मान लो यार 10 जनवरी में पूरा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बिकॉज दिसंबर में वी हैड लेफ्ट मेनी क्लासेस ना, उसकी वजह से देयर वाज दिस डिले, नहीं तो अभी तक हम लास्ट चैप्टर पे होते अभी तक।
चलो नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू हार्ट, आपके जो नोटबुक में है 3-4 हैं, बहुत ही सिंपल हैं। वो मैंने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो आपकी नोटबुक में बहुत ही सिंपल वे में लिखे हैं, वो पढ़ लेना। आई एम टेलिंग यू अ मोर एडवांस्ड वन। जब आप लिखोगे इस ये वाले लिखोगे आपके आंसर्स में, तो इट विल गिव यू एन अपर हैंड, टीचर आपको देख ज़्यादा मार्क्स देगा देन द बच्चे जो लिखेंगे दूसरे। ओके, तो देखो इसमें क्या है, अरिदमिया। रिदम से आप मतलब समझते हो, रिदम से मतलब आप समझते हो हार्ट एक रिदम में हार्ट एक रिदम में पंप करता रहता है, ठीक है। तो अरिदमिया आगे मतलब ये रिदम बिगड़ जाएगा, अरिदमिया, ठीक है। इरेगुलरिटी इन हार्ट बीट, इरेगुलरिटी इन हार्ट बीट, ये होता कैसे, ड्यू टू डैमेज टू एसए नोड। एसए नोड जो इंपल्स जनरेट करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का एसए नोड जो इंपल्स जनरेट करती है, वो एसए नोड डैमेज हो जाती है और वो इंपल्स सही से डेवलप नहीं कर पाती, इंपल्स सही से जनरेट नहीं कर पाती। तो क्या होता है, हार्ट बीट एकदम रेगुलर नहीं होती। हमारे क्या हार्ट बीट आप सुनो तो धक 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 एक फिक्स्ड उसमें सुनती रहेगी, बट इसमें क्या होगा, थोड़ी देर होगा, फिर थोड़ा एक लंबा गैप ले लेगा, फिर हार्ट वापस से बीट करेगा। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ना बॉडी, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स गेट डेफिशिएट ऑफ ब्लड, हमारे ऑर्गन्स तक फिर एग्जैक्टली ब्लड पहुंचेगा नहीं जितना उन्हें चाहिए। सो दैट कैन रिजल्ट इन योर डेथ एज वेल। तो बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है ये। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही लाइक एडवांस्ड है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इम्पल्स आर्टिफिशियल पेस मेकर्स आपके हार्ट में इम्प्लांट करते हैं, हार्ट के पास इम्प्लांट करते हैं। नथिंग बट क्या होता है, देखो यार, ऐसे नोड क्या करती है, दैट इज गॉड्स ग्रेस की वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली इम्पल्स जनरेट करता है विदाउट एनी बैटरीज और समथिंग। बट अभी हमें जो आर्टिफिशियल जो हम इम्प्लांट करते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर, उसमें नथिंग बट इट इज ऑल्सो impulse, it is also like electrical signals जनरेट करता है, वो पल्स जनरेट करता है ना, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है। तो वो करंट जनरेशन के लिए उसको क्या लगता है, बैटरीज लगती है। तो बैटरीज होती है एक उस पर्टिकुलर में स्पेस मेकर में, आर्टिफिशियल पेस मेकर में, वो सिग्नल जनरेट करता है, जैसे हार्ट एक करंट जनरेट करता है, वो करंट कॉर्ड्स के थ्रू, लीड्स बोलते हैं उन्हें, कॉर्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रोड्स में जाता है, और इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू दी वॉल ऑफ द हार्ट। तो वो इलेक्ट्रोड्स वॉल के हार्ट में कनेक्टेड है, तो जैसे ही वो सिग्नल जनरेट होता है इलेक्ट्रोड के थ्रू पूरे हार्ट में वो सिग्नल चले जाता है, और अगेन वो अपना हार्ट बीट हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट था इम्प्लांटिंग आर्टिफिशियल पेस मेकर्स, ठीक है। दिस इज योर अरिदमिया। देन यू हैव हार्ट ब्लॉकेज, ये प्रॉब्लम तो बहुत ने सुनी होगी हार्ट ब्लॉकेज में। इसमें क्या होता है, दिस इज ड्यू टू abnormality in the working of conducting system, ठीक है। अब कंडक्टिंग सिस्टम आपको पता ही है, इम्पल्स कौन कौन कंडक्ट करता है, एसए नोड इन्वॉल्व होती है, एवी नोड इन्वॉल्व होती है, और कौन इन्वॉल्व होता है इसमें, बंडल बंडल कुछ तो है ना, वो भी इन्वॉल्व होता है। एंड थर्ड चीज इज वो वेन जो होती है, कौन क्या नाम था उनका, जस्ट कंफर्म, नाम भूल जाता हूँ मैं। बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिल्स एंड परकिंजे फाइबर। तो ये सारे होते हैं आपके कंडक्टिंग सिस्टम, इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर एसए नोड में कोई ब्लॉकेज हो गया, एसए नोड में कोई ब्लॉकेज हो गया कि वो सिग्नल जनरेट नहीं कर पा रही है, या उसके सिग्नल्स आगे तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये एक इश्यू है। फिर कभी कभी प्रॉब्लम होता है एवी नोड में, एवी नोड में ब्लॉकेज आता है, एसए नोड से सिग्नल एवी नोड तक तो पहुंच रहा है, एवी नोड से बंडल यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, बंडल ऑफ हिस में नहीं पहुंच रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और अगर बंडल ऑफ हिस में और या फिर परकिंजे फाइबर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक, बीबीबी। ट्रिपल बी नाम से एक डिजीज होता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ये सब चीजें, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। दिस हार्ट ब्लॉक को ये मत समझो ये वो वेन वाला ब्लॉकेज है, दिस इज नॉट योर वेन वाला ब्लॉकेज, दिस इज हार्ट ब्लॉकेज बिकॉज सिग्नल्स नहीं जनरेट कर पाएगा ऐसे नोड, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के, उससे हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ये वो कंडीशन। देन वी हैव ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया, टैकी बोलेंगे इसको आई थिंक, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकीकार्डिया सिमिलर होता है। नॉर्मल हार्ट बीट होती है 72-72 पर मिनट में होनी चाहिए हार्ट बीट, दैट इज योर नॉर्मल कंडीशन। बट अगर यार 60 से नीचे गिर जाती है तो ये एक अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो एक अबनॉर्मेलिटी है। एंड टेकीकार्डिया हो जाती है 100 से ऊपर अगर चली जाती है हार्ट बीट। ओके, हाँ डेफिनेटली ये चीज़ है, जब आप रनिंग करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, डेफिनेटली आपकी हार्ट बीट 100 के ऊपर चली जाती है,
दैट इज नॉर्मल। बट नॉर्मल कंडीशन में जब आप रिलैक्स कर रहे हो, चिल कर रहे हो, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी इन योर बॉडी, एंड तब भी अगर हार्ट बीट 100 के ऊपर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया, दैट इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया। ठीक है, तब वो एक प्रॉब्लम का इशू बन जाता है टैकीकार्डिया, कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो फिर भी आपकी हार्ट बीट 100 के ऊपर है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। वैसे नॉर्मली आपकी हार्ट बीट 72 के ऊपर ही रहती है, क्योंकि अब व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर रनिंग, व्हेन यू आर डूइंग सम स्टफ ना, तो वो 70 80 के आसपास ही रहती है। 72 इज नॉर्मल। व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर ब्रीदिंग ना, अभी अभी जो चल रहा है, जैसे अभी मेरा, इफ आई एम स्पीकिंग, सो माय हार्ट बीट विल बी अ लिटिल हायर देन योर्स, बिकॉज आप लोग बैठे हो और आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, तो दैट इज द थिंग। तो नॉर्मल चीजें हैं वो होती है, बट अब नॉर्मल कंडीशन तब होगी जब आप नॉर्मली बैठे हो फिर भी आपकी हार्ट बीट 100 के ऊपर हो रही है, दैट इज द कंडीशन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ये दो चीजें आपने देख ली। नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत लोगों ने आपने सुना भी होगा, एंजियोप्लास्टी, बहुत लोगों ने सुना होगा, है ना? एंजियोप्लास्टी सुना है कि नहीं सुना है? एंजियोप्लास्टी सुना ही होगा। ओके, फिर बाईपास सर्जरी, बाईपास भी सुना हो ना, बाईपास भी बहुत लोग करवाते हैं, बाईपास सुना है आपने, एंजियोप्लास्टी सुना है आपने। तो आज क्लियर करते हैं ये होता क्या है, ठीक है? आज क्लियर करते हैं ये होता क्या है। ओके चलो, आई विल टेल यू। सबसे पहले दो चीजें, वेरी सिमिलर चीजें हैं दोनों, ठीक है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। arteriosclerosis and atherosclerosis. Oh, this is a very tongue twister. हाँ, इसको याद कर लेना, इसकी स्पेलिंग सही चलेगा। स्क्लेरोसिस होता है ये, स्क्लेरोसिस। ओके ओके, होता क्या है देखो भाई, जो आपके ये हार्ट होते हैं ना, जो आपका हार्ट होता है इसमें हो जाता है डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। जो आपके हार्ट की कैविटीज होती हैं, हार्ट की जो ल्यूमिन होती हैं, हार्ट की ल्यूमिन में हार्ट और ये वेन्स वगैरह भी इन्वॉल्व है इसमें, वेन्स आर्टरीज ये भी इन्वॉल्व है। मोस्टली वैसे हार्ट ही इन्वॉल्व होता है, हार्ट ही होता है। हार्ट के अंदर जो ल्यूमिन होता है ना, उसमें यार क्या हो जाता है, फैट डिपोजिशन होने लगता है। उसमें क्या होता है, फैट डिपोजिशन होने लगता है। दिस इज एज रिलेटेड फिनोमेना। जो ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है ना, एज रिलेटेड, एज का भी एक प्रॉब्लम होता है, बट हाँ नॉर्मल कंडीशन में भी होता है कि आपकी इसमें ना डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कैल्शियम सॉल्ट्स होने लग जाएंगे। तो होता क्या है, इसके वजह से ना हार्ट की जो वॉल होती है थिक हो जाती है और रिजिड बन जाती है। हार्ट की जो वॉल होती है ना, थिक बन जाती है और रिजिड हो जाती है। और हार्ट की वॉल थिक होने की वजह से, अगर हार्ट की वॉल अगर थिन हो, थिक होने लग गई, तो यार जो अंदर की जो कैविटी है ना, वो नैरो हो जाएगी। एंड ब्लड नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन एंड ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल्स है ना, आयोर्टा हो गया आपका, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सब जो हार्ट की वेन्स हैं एग्जैक्टली, ये सब क्या होने लग जाएगा, इनकी जो ल्यूमिन है, इनकी जो कैविटी है, ये होने लग जाएगी पतली। अगर कैविटी पतली होने लगी तो यार क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। यस और नो, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा ना, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। तो होता क्या है देखो, कभी कभी तो होता है ये, देखो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, मतलब ये आपकी वेन है, मान लो ये आपकी वेन है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ फैट डिपोजिशन दैट हैपेंस। ये मतलब ब्लैक के अंदर हो गया फ्लैट फैट डिपोजिशन। अब क्या होगा, ब्लड जो पास करेगा, इट हैज ओनली दिस मच स्पेस टू पास, ओनली दिस मच स्पेस टू पास। तो ये एक ब्लॉकेज का हो सकता है। तो दिस इज जस्ट लाइक 20% ऑफ ब्लॉकेज। समटाइम व्हाट हैपेंस इज, ये अगर कंडीशन है, ये है आपका जो भी वेन समझो या कुछ भी समझो इसको, एंड ये फैट डिपोजिशन इतना हो गया है, अब क्या करोगे, अब आपका ब्लड कहाँ जाएगा भाई, यहाँ से आगे जाएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, यहाँ पे हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है, हार्ट फेल हो सकता है यहाँ पे। सो दैट इज अ कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, क्या करते हैं हम देखेंगे अभी। सबसे पहले ये देखिए, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये होता है यूजुअली कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन इन योर हार्ट, वॉल्स हो जाती है रिजिड, ल्यूमेन हो जाता है पतला। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है ये भी एसोसिएटेड, दिस एथेरोस्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी। अब देखो कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, अब देखो हार्ट तो बाकी ऑर्गन्स को ब्लड देता ही है, बट हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। हार्ट को ब्लड कौन देता है, हार्ट को ब्लड मतलब समझ रहे हो, हार्ट को वैसे ब्लड नहीं, बट हार्ट के सेल्स को ब्लड भी तो चाहिए होता है, उसको भी तो ऑक्सीजन। तो ब्लड की प्रेशर से नहीं, नो, इतना ब्लड का प्रेशर नहीं होता। ब्लड का प्रेशर कितना ही होगा, नहीं हो सकता ना, ब्लड का प्रेशर इतना नहीं होता है। नो, उससे नहीं निकल सकता वो, आर्टिफिशियल ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस, फैट डिपॉजिट हो रहा है ना यार, यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो रहा है, मतलब समझ रहे हो आप। दिस इज नॉट लाइक कचरा फंस गया वैसा चीज नहीं है ना, फैट आके वहां पे जैसे ऐसे यहाँ पे इधर डिपॉजिट होने लगता है, तो ये ल्यूमिन कैविटी छोटी होने लगती है, ऐसा होता है वो। दिस इज नॉट समथिंग कि ब्लड के अंदर जाके कुछ वहां पे फंस गया हो,
यहाँ पर फैट डिपॉजिट होने लगता है, यहाँ पे अंदर अंदर अंदर, उसके वजह से ल्यूमेन पतली हो जाती है। अब देखो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कोरोनरी आर्टरी आप लोगों को नहीं पता होगा क्या कोरोनरी आर्टरी होती है। ये वो वाली आर्टरी है जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट तो सबको ब्लड सप्लाई करता ही है, बट हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। वो वाला ब्लड नहीं जो उसको वापस से पंप करना है, नहीं, हार्ट को खुद के लिए जो ब्लड चाहिए वो कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो इस एथेरोस्क्लेरोसिस में कोरोनरी आर्टरी पतली हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ यही फैट, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ हाई नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, एथेरोस्क्लेरो आर्टरी, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखो कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे करते हैं इसका, डिटेक्शन बाय एंजियोग्राफी। पता कैसे करोगे कहाँ पे ब्लॉकेज है, पता कैसे करोगे भाई ब्लॉकेज कहाँ पर है, पता कैसे करोगे फैट डिपॉजिट कहाँ पे जिसकी वजह से ब्लड खून आगे नहीं जा रहा है। ये करते हैं रेडियो ऑटोग्राफी से। रेडियो ऑटोग्राफी से ओपेक 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 डाई इंजेक्ट करते हैं आपके बॉडी के अंदर, आपके हार्ट के अंदर, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके हार्ट में जब वो जाता है वो डाई को हम ट्रैक करते हैं, वो डाई को हम ट्रैक करते हैं कि डाई, हाँ मान लो ये वेन में गई, ये वेन में गई, अब यहाँ इससे आगे वो डाई नहीं दिख रही है, इससे आगे वो डाई हमें नहीं दिख रही है, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेज है। तो ऐसे पता लगाते हैं इसका कि यार यहाँ पे ब्लॉकेज कहाँ पर है, इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। अब आपने पता लगा लिया कि यहाँ पे है, अब उसको ठीक कैसे करोगे, ट्रीटमेंट होता है एंजियोप्लास्टी। ट्रीटमेंट होता है एंजियोप्लास्टी। क्या होता है एंजियोप्लास्टी, दो टाइप में कर सकते हो, एक को बलून से करते हैं, एक स्टेंट से करते हैं। बलून से कैसे होता है, देखो ये रहा मैंने जो बनाया हुआ, ये एक बलून इंजेक्ट करते हैं अंदर, बलून इंजेक्ट करते हैं वेन्स के अंदर। ठीक है, द सिस्टम मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, कैसे करते हैं क्यों करते हैं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस फॉर नाउ एटलीस्ट। तो ये एक बलून काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अंदर इंजेक्ट करते हैं, देन उसको फुलाते हैं। तो जैसे ही फुलाते हैं व्हाट हैपेंस कि ये लुमिन, ये जो है फैट डिपोजिशन है, ये बर्स्ट कर जाता है, बिकॉज उस पर प्रेशर पड़ता है, तो ये फैट डिपोजिशन हट जाता है और ये लुमिन जो हो जाती है वाइड हो जाती है, फिर ये बलून को निकाल लिया जाता है। ठीक है, दैट इज वन थिंग, दैट इज कॉल्ड एज योर एंजियोप्लास्टी विद बलून। अब इस बलून को नाम बलून दिया गया, बट मेडिकल लैंग्वेज में इट इज समथिंग एल्स। ठीक है, सेंट इन इन्फ्लेटेड एंड इंसर्टेड, तो उसको फुला के अंदर भेज देते हैं, दिस इज वन थिंग। एंड अदर थिंग इज स्टेंट। स्टेंट इज नथिंग बट अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या करते हैं, ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे अंदर भेज देंगे। स्प्रिंग आपने देखा होगा ना, स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग आप किसी चीज पे लगा दो, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस कंटिन्यू रहेगी आपकी, हॉलो स्पेस कंटिन्यू रहेगी, एंड अगेन वॉल्स को सपोर्ट दे देगा। ये देख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये वॉल्स को सपोर्ट देगा। अब स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वजह से क्या लुमेन कंप्रेस करेगा और नहीं करेगा ना, उस वो वही स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। तो अब चाहे कितना भी फैट डिपॉजिट हो जाए वो उससे ज्यादा प्रेस नहीं होगा वो, और बल्कि स्प्रिंग की वजह से वो लुमेन थोड़ा वाइड भी हो जाएगा। तो स्टेंट इसको बोलते हैं, स्टेंट इसको बोलते हैं, पुट प्रेशर लुमेन विल गेट वाइडेंड। इज इट क्लियर, बलून और स्टेंट समझ में आया, ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। जल्दी बताओ कब समझ में आया। अब नथिंग बट अब हमें देखना है बाईपास। अब ये जो एंजियोप्लास्टी हम तब करते हैं जब 20%, 30%, 40%, 30% होता है मैक्सिमम, 30% ब्लॉकेज हुआ है। व्हाट हैपन जब ब्लॉकेज हो चुका है 90%, ये वाला इस टाइप का ब्लॉकेज, ये देखो ब्लॉकेज यहाँ पे कितना हो गया, देखो 90% ब्लॉकेज हो चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, ये ना बर्स्ट होने वाला ना कुछ होने वाला, ना बलून इसमें लगा सकते हो ना इसमें ये स्टेंट लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते, इसको आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, इतना हार्ड स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ब्लड का यहाँ से जाना इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यहाँ से ब्लड नहीं जा सकता है। हाँ जी, इसी को बोलते हैं बाईपास। बाईपास वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब आप बोलते हो कि आप कहीं जाना है, तो somebody says कि don't go inside the city, just take a bypass from outskirts of the city. So what does bypass means, just excluding, like going away from the city traffic, भीड़ से हटके आप सिटी को साइड से क्रॉस कर लो, नॉट गोइंग इनसाइड द सिटी, ट्रैफिक में नहीं जाके आप साइड से चले जाओ, है ना, उसको बोलते हैं बाईपास। मतलब सिटी के अंदर नहीं घुसना, वो भीड़ भाड़ में नहीं घुसना, सिटी के बाहर से निकल जाओ, है ना, दैट इज कॉल्ड एज बाईपास। तो यहाँ पे भी यही होता है। होता क्या है, अगर आपकी बॉडी से कहीं और किसी और पार्ट से आर्टरीज या वेन ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया जहाँ पे बाईपास करना है, आर्टरी या वेन। ठीक है, आर्टरी वेन आपको पता है डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कौन सा ऑक्सीजनेटेड लेती है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड लेती है, एंड एवरीथिंग। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट की आर्टरी चाहिए या वेन चाहिए, एक ग्राफ्ट लिया जाता है। ग्राफ्ट इज नथिंग बट इट इज अ वेन और एन आर्टरी टेकन फ्रॉम पेशेंट ओनली। पेशेंट से ही आर्टरी वेन कट कर ली जाती है और वो ले ली जाती है। क्या करते हैं भाई, यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं,
बाहर से होती हुई वो ब्लड यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर वापस चिपका देते हैं उसको। तो ब्लड जो यहाँ आएगा इस ग्राफ्ट के थ्रू ब्लड निकलेगा और इस क्लॉट को बाईपास करके अंदर ब्लड आ जाएगा। तो यहाँ ये साइकिल बन जाएगी ब्लड की, ऐसे निकलता रहेगा। समझ गया? बाईपास समझ में आया? अब सुना है बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी। ये मजाक होता है बाईपास सर्जरी, ठीक है? दिस इज नॉट अ मजाक, बट डूइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। दिस सर्जरी बहुत ही डिफिकल्ट सर्जरी होती है, बहुत ही रिस्की सर्जरी होती है बाईपास, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है? सो आज के बाद अगर आपसे कोई बाईपास पूछे, एंजियोप्लास्टी पूछे, आपको आना चाहिए। ठीक है? एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हाँ जी, कोई डाउट है? नहीं है, उसमें क्या होता है देखो, नथिंग, आर्टरीज एंड वेन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स ओनली ना। अब छोटा सा पोर्शन कट कर लो, ये ब्लॉकेज ऐसे को इतना बड़ा ब्लॉकेज नहीं होता है। इट इज, आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो। ये ब्लॉकेज इतने बड़े बड़े पत्थर जितने ब्लॉकेज नहीं होने, ब्लॉकेज विल बी वेरी माइन्यूट। इतने ब्लॉकेज होंगे ना। आपका हार्ट ही अगर इतना है तो ब्लॉकेज कितना होगा ना, आप वो इमेजिन करो। अब मुझे पता है ये डाउट तभी आ रहा होगा जब आप सोच रहे हो ब्लॉकेज इतने कितने बड़े होंगे। नहीं भाई, अरे यार इतना सा टुकड़ा आर्टरी का ले लिया तो क्या दिक्कत है? हम हमको ये जो पूरी बॉडी ना कहीं से भी काट के सिलाई विलाई कर सकते हो आप। इट इज वेरी सिंपल, यू डोंट नो दैट। ठीक है? आपका टांके लगे हैं किसी के कहीं पे? अब वो दिखते हैं? नहीं दिखते। क्यों भाई? वो अगेन आपके सेल्स पूरा कवर कर जाते हैं उस जगह को। तो ऐसे ही है, किसी भी पार्ट से आर्टरी वेन का छोटा सा टुकड़ा काट लो। जो टुकड़ा आपने काटा है, तब वो पाइप ओपन हो गई, वो ओपन होने की वजह से अब उस पाइप को आपको जोड़ना है बस। आप, ये एक पाइप है, आपने इसको कट किया, ऐसा स्पेस बन गया, ये पार्ट, ये आर्टरी आपने ले ली, इन दोनों पार्ट को जोड़ दो, इन दोनों पार्ट को सिलाई कर दो। सिंपल। मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल में होता है ऐसे, हम नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वही लोग कर पाते हैं। इज बाईपास क्लियर? इज बाईपास क्लियर? इज द डिसऑर्डर्स क्लियर? बाकी कुछ डिसऑर्डर्स हैं आपके इसमें, वो आप देख लेना, वेरी सिंपल डिसऑर्डर्स। ये आपकी बुक में नहीं है, कहीं भी ढूंढो नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा दिया है कि आप एक्स्ट्रा लिख के आओ और एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिले। Okay, in this way we have completed this particular chapter. Now we are left with only 4, or biomolecules consider karo to only 5 chapters. That is very much, but we will try and finish it in these 2 weeks, the coming week and the next week. Okay, so if you have no doubt, then we can leave. If you have any doubt, you can message me or you can ask. Should we leave or should we wait? 5 बुकलेट ऑलरेडी प्रिंट हो रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रिंट हो रहे हैं, हमको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, दोस्त बुकलेट आर नथिंग बट द थिंग्स जिससे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। यही नोट्स मिलेंगे, यही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, नथिंग एल्स। और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। बिकॉज मुझे पता है कितना भी एक्स्ट्रा लिख लो, आपसे पढ़ने तो होना नहीं, आप यही पढ़ लोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। टू बी वेरी हार्श और टू बी वेरी स्पेसिफिक, इतना भी पढ़ लोगे दैट इज मोर देन इनफ। आपको सॉफ्ट कॉपी मिली हुई थी, बट या समबडी, सम पीपल हैव की सॉफ्ट कॉपी इजी नहीं होता है पढ़ना, तो हार्ड कॉपी इट इज गुड। हार्ड कॉपी है, रखो, कोई इशू नहीं है। हार्ड कॉपी में और एक अच्छा हो जाएगा, इफ यू लाइक, आई हैव स्पेसेस, देखो ये जो स्पेसेस हैं आपको वहां पे भी मिलेंगी। तो ये ऐसे स्पेसेस मिलेंगे आपको जगह जगह। व्हाट द बेस्ट थिंग शुड यू शुड डू इज, ये हार्ड कॉपी रखो, जो भी एडिशनल पॉइंट आपको दिखता है हार्ड कॉपी में जोड़ लो। मेक एक स्मॉल पेपर लो, स्टेपल कर दो इसके साथ। तो वो सारी चीजें हार्ड कॉपी में पॉसिबल है, जो सॉफ्ट कॉपी में पॉसिबल नहीं है। So वही चीज आपको करनी चाहिए। You should not only rely only to my notes, you should also study extra. And if you have extra doubt, you can message me, and also you can study from your class teachers. वो भी कुछ अच्छा पढ़ाती हैं, तो फिर आप वो चीज भी इसमें नोट कर सकते हो। And if you have any doubt, you can message me. Okay. So thank you so much for joining. Have a nice day. Goodbye.